नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे। आज मैथ्स सीरीज़ के अंतर्गत हम लोग लघुत्तम समापवर्त, लीस्ट कॉमन मल्टीपल और साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे इस पर महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त, इनके संबंध पर भी हम बात करेंगे कि इनमें आपस में क्या संबंध है। जो साथी अभी चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को पुश कर दें, जिससे आपको सारे अपडेट्स और सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। यहाँ हमने पूर्व वर्षों के प्रश्न पत्र जो आपके टेट के हैं, उन प्रश्नों को लेकर आए हैं कि किस तरह के प्रश्न टेट में आपसे पूछे जाएंगे एलसीएम और एचसीएफ से। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 6 तथा लघुत्तम समापवर्त 432 है। यदि एक संख्या 48 है तो दूसरी संख्या है। यहाँ हमको दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। उसी तरह यदि आपका महत्तम समापवर्तक जो है A8, यानी दो संख्याएं A और 8 हैं, उनका मासा 4 है और लासा 24 है, तो A का मान आपको ज्ञात करना है। उसी तरह है आपकी प्रश्न की तीन प्रकृति का मैं लेके आया हूँ। ये सब पूर्व वर्ष के टेट के क्वेश्चन हैं। तो दो प्राकृत संख्याएं 6:11 के अनुपात में हैं। यदि इनका लघुत्तम समापवर्त 462 हो तो इनका महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो इन प्रश्नों पर आने के पहले हम लोग पिछले वीडियो में एचसीएफ अर्थात तो महत्तम समापवर्तक से संबंधित सभी जितने भी उसके एलिमेंट हैं उसके बारे में अध्ययन कर लिया, और ये जितने भी आपके प्रश्न हैं वह आपके एलसीएम और एचसीएफ के आपसी संबंध पर हैं, यानी इनके मध्य के संबंध पर आधारित ये प्रश्न हैं। तो एचसीएफ हम लोगों ने पढ़ लिया है। एलसीएम को आज जल्दी से बहुत फास्ट में एलसीएम के सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं, अर्थात अपवर्त क्या है, समापवर्त क्या है और लघुत्तम समापवर्त क्या है, इसको जान के फिर इन दोनों के संबंध के बारे में अध्ययन करते हैं। तो चलते हैं। तो चलने से पहले एक बार पुनः साथियों, आप जितना अधिक से अधिक आप शेयर कर दीजिए, जिससे आपके ज़्यादा से ज़्यादा साथी लाभान्वित हो सकें। आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे, जिसमें हम अपवर्त की बात करेंगे यानी मल्टीपल्स क्या हैं, समापवर्त कॉमन मल्टीपल की बात करेंगे, लघुत्तम समापवर्त लीस्ट कॉमन मल्टीपल और लघुत्तम समापवर्त यानी एलसीएम को निकालने की दोनों विधि, गुणनखंड और भाग विधि के बारे में जानेंगे, और महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त के संबंध के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले बात आती है अपवर्त की, मल्टीपल, या इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम गुणज भी कहते हैं। तो जिन जिन संख्याओं को कोई दी हुई संख्या पूरा पूरा विभाजित करती है, उन सभी संख्याओं को दी हुई संख्या का अपवर्त कहते हैं। अर्थात कोई संख्या दी है, वह जिन जिन संख्याओं को विभाजित करेगी उन सभी संख्याओं को जो संख्या दी गई है उसका अपवर्त कहते हैं। ये आपका गुणज भी है। जैसे आप चार चार को आप उदाहरण में लें, एक संख्या है हमारा। अब संख्या के जितने भी संख्याएं चार से कटेंगी, अर्थात 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, इस तरह आपकी संख्याएं चलती जाएंगी। 20 है, 24, इस तरह से। अब यहाँ पर अगर हम एक संख्या कौन सी ले लें, 20। अगर 20 को हम लेते हैं तो 20 को हम इस तरह से भी लिखते हैं कि 4 गुणे 5। यहाँ दो तरह से इसको हम लिखते हैं, 4 गुणे 5। तो अब 4 गुणे 5 की जब हमने इस रूप में लिखा तो यहाँ 20
और 4 गुणे 5 दो रूपों में हमको मिला। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि 4 और 5, अभी हम लोगों ने पढ़ा था 4 और 5, ये क्या है? 4 और 5 संख्या 20 के गुणनखंड हैं। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों संख्या 20 के क्या हैं? 20 के गुणनखंड हैं। ये दोनों 20 के गुणनखंड हैं। तो यहां हम ये भी कह सकते हैं कि 20 क्या है? 20 गुणज है। 20 क्या है? गुणज है। और ये क्या है? 4 और 5, ये दोनों को हम क्या कहेंगे? दोनों हमारे क्या हैं? गुणनखंड हैं। ये दोनों गुणनखंड। तो अब यहां आप परिभाषा को देखें कि जिन जिन संख्याओं को दी हुई संख्या पूरा पूरा विभाजित करती है, उन सभी संख्याओं को दी हुई संख्या का अपवर्त कहते हैं। तो अब यहां पर 20 जो गुणज है, ये क्या है? 4 और 5 का अपवर्त है। 4 और 5 का ये क्या है? इनका ये अपवर्त है। अब यहां पर जो गुणनखंड है, इसको हम लोगों ने एचसीएफ महत्तम समापवर्तक जब अध्ययन कर रहे थे, तो महत्तम समापवर्तक में हमने देखा था कि यह दोनों क्या हैं? यह दोनों जो गुणनखंड हैं वह 20 के अपवर्तक हैं। यानी 20 के गुणनखंड 4 और 5 हैं, 20 के अपवर्तक 4 और 5 हैं, 4 और 5 के ये गुणज हैं और 4 और 5 के ये क्या हैं? अपवर्त हैं। तो यहां हम इस तरह से भी इसको समझ सकते हैं कि जैसे अब यहां पर हम देखते क्या हैं कि दो चीजें हमने, एक देखा गुणज और दूसरा देखा गुणनखंड। अब जो गुणनखंड है वह क्या है? वह अपवर्तक है। गुणनखंड को ही हम क्या कहते हैं? अपवर्तक कहते हैं। और जो गुणज है वह क्या है? वह अपवर्त है। तो अब यहां हम एक दो उदाहरण लेते हैं। जैसे हम एक संख्या 3 लेते हैं। तो संख्या 3, तो ये गुणनखंड के क्रम में, तो अब संख्या 3 में अगर हम देखेंगे तो इसके गुणनखंड क्या होंगे? 1 और 3। संख्या 6 लेंगे तो इसका एक एक कॉमन है, तो सामान्यतः हम 2 और 3 की बात करते हैं। संख्या 12 लेते हैं तो इसमें क्या होता है? इसमें आपका 2, 3 और 2, ये यानी 2, 2, 3, ये इसके क्या होंगे? अपवर्तक होंगे। और ये क्या है? 12, 2 और 3 और 2 के ये क्या हैं? ये उसके गुणज हैं, अपवर्त हैं। तो यहां इस तरह से भी इसको हम समझ सकते हैं कि जब गुणज की बात करते हैं तो गुणज को इस रूप में हम समझते हैं कि मान लीजिए कोई संख्या हम 3 लेते हैं। संख्या हमने 3 को ही लिया और इसके गुणज की बात हम करते हैं। अब संख्या है हमारे पास, हम इसके संख्या की गुणज की बात करते हैं। तो 3 में हम गुणज की बात करेंगे तो 3 के गुणज क्या होंगे? जब किसी संख्या में हम प्राकृतिक संख्याओं से या प्राकृत संख्याओं से गुणा करते जाते हैं तो उस संख्या के विभिन्न गुणज या अपवर्त हमको प्राप्त होते हैं। जैसे हम यहाँ 3 है तो 3 के क्या क्या होंगे? 3 का 1 से गुणा करेंगे तो 3 मिलेगा। 3 का 2 से गुणा करें, 3 का 3 से गुणा करें। इसी तरह चलते चलते हम 3 का 8 से गुणा करें। यानी इस तरह हम प्राकृत संख्याओं से गुणा करते चलेंगे तो ये क्या मिलेंगे? हमको 3 के गुणज मिलेंगे। 3 गुणे 1 का मतलब 3, 3 गुणे 2 का आशय हुआ 6, 3 गुणे 3 का मतलब हुआ 9, उसी तरह 3 गुणे 8 का मतलब हुआ 24। यानी 3, 6, 9 और 24 यह सभी 3 के क्या हैं? गुणज हैं। और इन्हीं को हम क्या कहते हैं? इन्हीं को हम अपवर्त कहते हैं। तो 3 के गुणज और अपवर्त, तो इस तरह हम इसको परिभाषित कर सकते हैं या बता सकते हैं कि किसी संख्या
को या किसी संख्या में जब हम प्राकृत संख्याओं से गुणा करते हैं तो गुणा करने पर उस संख्या के विभिन्न गुणज या अपवर्त प्राप्त होते हैं। तो ये तो हो गया अपवर्त का। अब हम बात करते हैं इन्हीं बिंदुओं पर कि कोई संख्या अपने प्रत्येक अपवर्तक का अपवर्त होती है। यहां जैसे हमने बात किया था कि ये हमारे अपवर्तक हैं और ये क्या है, अपवर्त। तो यहां आपका जो रूप आप देखिए, कोई संख्या अपने प्रत्येक अपवर्तक का अपवर्त होती है। उसी तरह किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्त उस संख्या से बड़ा या उसके बराबर होता है। इसको यहां हम देखें तो ये संख्या है, तो या तो 3 के बराबर होगा और गुणज में हम जाएंगे तो यह 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यानी उससे या तो बड़ा होगा या बराबर। सामान्यतः उससे बड़ा होगा और कम से कम उससे क्या होगा, उसके बराबर होगा। किसी संख्या के अपवर्त्यों की संख्या असीमित होती है। क्यों? मान लीजिए कोई संख्या है, हम उसमें किससे गुणा करते हैं, हम प्राकृतिक संख्याओं से गुणा करते जाएंगे तो हमें उसके अपवर्त मिलते जाएंगे, इसलिए वह असीमित है। प्रत्येक संख्या स्वयं का एक अपवर्त है, ये हमने अभी देखा उदाहरण में। और किसी संख्या में प्राकृतिक संख्याओं 1, 2, 3 आदि से हम गुणा करते जाएं, यानी उनसे गुणा करने पर उस संख्या के विभिन्न अपवर्त प्राप्त होते हैं। जैसे 5 संख्या है, अब इसमें 5 में 1 से गुणा कर दें तो एक अपवर्त मिल गया, 5 में 2 से गुणा करें दूसरा अपवर्त, 5 में 3 से गुणा करें तीसरा। इसी तरह हम संख्याओं में 1, 2, 3 यानी प्राकृतिक संख्याओं से गुणा करते जाएंगे तो हमें उसके विभिन्न अपवर्त मिलते जाएंगे। अब यहां समापवर्त की बात हम करते हैं। तो जब हम समापवर्त की बात करते हैं तो अपवर्त हम जानते हैं, और उसमें जब अपवर्तों की हमें जानकारी है तो जो जो संख्याएं दी हुई संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित होती हैं, उनको दी हुई संख्याओं का समापवर्त, यानी एक नहीं, एक से अधिक, 2 या 2 से अधिक संख्याएं हैं और उनके जितने अपवर्त यानी सभी संख्याओं से विभाजित होती जाएं वह समापवर्त है। या दूसरे रूप में इसको हम समझ सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक दी हुई संख्याओं के जो सबसे छोटा समापवर्त होगा वही क्या कहलाएगा, वही दी हुई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त या उसका एलसीएम या शॉर्ट में हम लासा लिखते हैं, वो कहे जाएंगे। अब यहां अगर हम उदाहरण लें, जैसे हम 3 संख्याओं का उदाहरण ले रहे हैं, संख्या 10, 12 और 15। तो 10 के अपवर्त आप देखेंगे तो 10 के अपवर्त आप प्राकृतिक संख्याओं से गुणा करते जाएंगे तो आपका 10, 20, इसी तरह 60, चलते चलते 12 से गुणा करेंगे तो 120, फिर 180, हम 18 तक। अब यहां 12 का जब हम करेंगे तो 12 में गुणा करेंगे 1 से तो 12, 24, इसी तरह 5 से गुणा करेंगे तो 60, फिर हम 10 से गुणा करेंगे तो 120 और 15 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 180। और 15 के अपवर्त की बात हम करें, उसके गुणज की, तो 15, 30, इसी तरह 4 से गुणा करेंगे तो 60, और फिर आप 8 से गुणा करेंगे तो 120 और 12 से गुणा करेंगे तो 180। तो यहां पर हम ये देख रहे हैं कि तीनों संख्याओं में अपवर्त हैं। अब जो जो समान हैं वो क्या है, वो समापवर्त। अब जैसे यहां पर इन तीनों संख्याओं के समापवर्त 60 है, 120 है और 180 है। ये तीनों क्या हैं, ये तीनों इनके समापवर्त हैं, समापवर्त हैं। और फिर हम ये देखते हैं कि जो सबसे छोटा, 2 या 2 से अधिक संख्याओं में जो सबसे छोटा समापवर्त होगा वही क्या होगा, लघुत्तम। अब यहां 10, 12, 15 में
60 से पहले कोई भी समान अपवर्त नहीं है। सबसे छोटा समापवर्त क्या है? 60। 60 क्या है? इन तीनों संख्याओं में सबसे छोटा क्या है? सबसे छोटा समापवर्त है। तो सबसे छोटा समापवर्त होने की वजह से इसी संख्या को इन तीनों संख्याओं का हम क्या कहेंगे? इन तीनों संख्याओं का लासा या उनका एलसीएम कहेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये दो या दो से अधिक संख्याएं हैं, उनके हम अपवर्त निकालेंगे। जो समान अपवर्त हैं उनमें सबसे छोटा जो समान अपवर्त होगा या समापवर्त होगा वही क्या होगा? हमारा लघुत्तम समापवर्त होगा। संख्याओं के समान अपवर्तों को, अब उन्हीं चीजों को हम यहां बिंदुवार, संख्याओं के समान अपवर्तों को उनका समापवर्त कहते हैं। संख्याओं के समापवर्तों में जो सबसे छोटा समापवर्त है उनका क्या होगा? लघुत्तम समापवर्त, जिसे हम लासा या एलसीएम कहते हैं। और संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त या एलसीएम उन संख्याओं में से प्रत्येक द्वारा पूर्णतः विभाज्य होता है। ये विशेष आप ध्यान रखिएगा कि संख्याओं का लासा यानी लघुत्तम समापवर्त या एलसीएम उन संख्याओं में से प्रत्येक द्वारा पूर्णतः विभाज्य होता है। इस चीज को यहां विशेष ध्यान, जैसे यहां 10, 12 और 15 तीन संख्याओं का लिया था और इन तीन संख्याओं का एलसीएम या लासा कितना आया था? इनका 60 आया था। तो अब हम देखते हैं कि 60 10 से भी विभाज्य होगा, 12 से भी विभाज्य होगा और 15 से भी। तो ये विशेष शर्त होती है, कंडीशन है कि किसी भी कोई संख्याएं हैं, उन संख्याओं का जो भी एलसीएम या लासा होगा उन संख्याओं में से प्रत्येक द्वारा पूर्णतः विभाज्य होगा। इसी पर आपको प्रश्न मिलता है कि छोटी से छोटी। यहां एक चीज और आपको बता दें कि जब भी प्रश्न में आपसे पूछा जाता है कि छोटी से छोटी संख्या, तो छोटी से छोटी संख्या जहां पे भी पूछा जाए तो जान लीजिए कि वहां पर एलसीएम या लासा हमको निकालना है। तो अब यहां पर जो संख्या है वह क्या है? सबसे विभाज्य है। आगे चलते हैं। अब एलसीएम निकालने का गुणनखंड विधि किसकी है? एलसीएम निकालने की। तो इसमें गुणनखंड विधि में हम करते क्या हैं, जो उसके स्टेप्स हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड के लिए हम लोगों ने एचसीएफ में पूरा क्लियर देखा था। इसके अभाज्य गुणनखंड यानी वो गुणनखंड जिनके और गुणनखंड न हो सके, जिनके और टुकड़े न किए जा सके। इसके बाद उभयनिष्ठ गुणनखंडों का हम क्या करते हैं? पहले आपस में गुणा करते हुए लिखते हैं, फिर दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में जो शेष गुणनखंड बचते हैं उनका आपस में गुणा करते हुए लिखते हैं। और इस तरह जो सभी गुणनखंडों का गुणनफल हमें मिलता है वही हमारा क्या होता है? वही हमारा किस रूप में आएगा? एलसीएम या लासा। अब जैसे यहां एक उदाहरण हम दे रहे हैं इन्हीं बिंदुओं के ऊपर। हमारी तीन संख्याएं हम ले लेते हैं, 10, 12 और 18। तो 10 का आप गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 5, 12 का करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 3 और 18 का करेंगे तो 2 गुणे 3 गुणे 3। अब यहां पर आपसे कह रहा है कि एलसीएम, हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिया। अब जो कॉमन है वो हमने लिख लिया। एलसीएम निकालने के लिए 2 गुणे, फिर यहां पर कहीं और 2 का बचा है नहीं कोई कॉमन। अब कॉमन कौन सा बचा है? कॉमन 3 बचा है, हमने 3 को लिख लिया। फिर अब हमारे शेष जो बचे, तो शेष एक तरफ से हम चलते हैं, गुणे 5 गुणे 2 गुणे 3। यही चीज तो कह रहा है कि उभयनिष्ठ गुणनखंडों का आपस में, यानी उभयनिष्ठ में एक ही था 2,
फिर यहाँ 3 2 में उभयनिष्ठ था, उसको लिख लिया। अब जो शेष बचे, फिर दी गई संख्याओं के गुणनखंड में जो शेष गुणनखंड बचते हैं उनका आपस में, यानी उन तीनों को हमने 5 2 3 को उतारा। अब इनका हम गुणा कर दें तो इनका गुणनफल हमको मिल जाएगा, वही हमारा क्या होगा, एलसीएम। तो यानी 2 गुणे 3 6 गुणे 5 30, 30 गुणे 2 60 और 60 गुणे 3 180। यानी इन तीनों संख्याओं का एलसीएम कितना आया, इन तीनों संख्याओं का एलसीएम या लासा कितना, 180 आया। अब हम दूसरी विधि की बात करते हैं, भाग विधि। तो भाग विधि में क्या स्टेप करना है वो देखते हैं और फिर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। संख्याओं में उभयनिष्ठ सबसे छोटी अभाज्य संख्या में जो भी संख्याएं हैं उनको एक क्रम में लिख लेते हैं और सबसे छोटी अभाज्य संख्या से सभी संख्याओं में भाग देते हुए भागफल उन संख्याओं के ठीक नीचे उतार लेते हैं। जैसे हम यहां अगली स्लाइड पे आपको बताते चल रहे हैं, हम वही संख्याएं लेते हैं 10 12 और 18। अब यहां हमने क्या किया कि क्रम से लिख लिया। अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या से हम शुरू करते हैं। जैसे यहां कह रहा है कि उभयनिष्ठ सबसे छोटी अभाज्य संख्या से सभी संख्याओं में भाग देते हुए हमने 2 से किया। तो यहां भागफल जो आएगा संख्याओं का उसके नीचे, यानी 10 के नीचे 5, इसमें 6 भागफल, 2 छंग 12, यहां 9। अब पुनः अगर 2 से कट रहा है तो हम 2 से काटेंगे। तो अब यहां अगला स्टेप क्या कह रहा है, अगला स्टेप आपका बता रहा है कि जिस संख्या में भाग नहीं जाता उसे उसके नीचे यथावत अर्थात ज्यों का त्यों उतार लेते हैं। तो यहां पर सब में भाग गया, हमने लिखा अब 2 से भाग दीजिए, 5 में नहीं गया तो हम उस संख्या को यथावत उतारेंगे। 6 में 3 बार गया, हमने भागफल लिखा, और 9 में नहीं जाएगा तो 9 को यथावत उतार लिया। और फिर हम क्या करेंगे, अब अगली अभाज्य संख्या 3 से देखिए कटता है तो एक संख्या कट रही है, 5 नहीं कटा, यथावत उतारा, 3 एक बार गया और 9 में 3 बार गया भागफल, फिर 3 5 को यथावत उतारा, 1 और 1, अब 5 1 1 1, यानी तब तक ये प्रक्रिया करेंगे जब तक यहां पर सब में एक न आ जाए। अब जो हमारी ये आपके भाजक हैं, इन्हीं को हम आपस में क्या करेंगे, इन्हीं को गुणा कर लेंगे। जैसे अब अगर हम बात करें किसकी, कि एलसीएम कितना है, तो अब ये हमारी जो संख्याएं हैं, यानी 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, अब इनका गुणा कर लीजिए। 2 का 2 में 4, फिर 12, 12 में 3 से 36 और 36 में 5 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना आया, 180। तो यही हमने देखा, गुणनखंड विधि से हमने इन तीनों संख्याओं का निकाला, उनका एलसीएम 180 आया। यही भाग विधि से हमने निकाला, भाग विधि में भी हमारा 180 आया। तो इस तरह कोई भी हमें संख्या दी गई है, हम क्रम से लिखेंगे। क्रम से लिखने के बाद फिर अभाज्य संख्या से हम क्या करेंगे, शुरू करेंगे सबसे छोटी 2 से। 2 से हमने किया, 2 जो कटेगा उसका भागफल नीचे उस संख्या के, जो नहीं कटेगा उसको यथावत उसके नीचे लिख के तब तक करते जाएंगे जब तक सभी संख्याओं में नीचे 1 न आ जाए। और फिर जो हमारे ये भाजक हैं, इनको 2 2 3 3 5 जो आएगा उनको गुणा कर देंगे। गुणनफल क्या होगा, गुणनफल हमारा एलसीएम होगा। यही चीज आपको देखिए, यहां इस क्रिया को तब तक करते जाते हैं जब तक सभी संख्याओं के नीचे सह अभाज्य संख्याएं यानी 1 1 1 ना आ जाए। इस प्रकार प्राप्त सभी भाजक संख्याओं और अंतिम पंक्ति की सह अभाज्य संख्याओं का परस्पर गुणा करके अभीष्ट लासा प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ सह अभाज्य संख्या के स्थान पर जैसे यहाँ 5 है तो सब में अगर 5 5 आएगा तो हम वहीं पे उसको रोक के इनको भी गुणा करेंगे। इसको सरल तरीके से हम ये कहते हैं
कि तब तक आप भाजक से भाग देते जाइए जब तक कि सब में एक न आ जाए, और फिर इन भाजक संख्याओं का आपस में हम क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो इस तरह गुणनखंड विधि और भाग विधि। तो यहाँ पुनः एक बार आप सभी साथियों से, प्रशिक्षुओं से मैं यह कहना चाहूँगा कि आप अपने सभी मित्रों को सभी ग्रुपों में, अपने कॉलेज के ग्रुपों में मैक्सिमम शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपके साथियों को क्या हो, उनको भी लाभ मिल सके। अब बात करते हैं हम महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त में संबंध का। तो ज्यादातर आपके जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं वह इसी पर आधारित होते हैं। जैसा अभी हमने कुछ प्रश्न पूर्व वर्ष के टेट का दिखाया, तो पहली संख्या गुणे इसका सूत्र है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त, या LCM multiply by HCF of a number is equal to product of the number। तो यहां जब संबंध की बात हम करते हैं, मान लीजिए हम कोई दो संख्याएं, हम इसको देखते हैं कि दो संख्याएं हैं, कौन सी, A और B। तो यहां जो LCM होगा, LCM की बात हम करेंगे, LCM किसका है, AB का, और HCF जो है, HCF भी किसका है, AB का। और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स की जब हम बात करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या है, A मल्टीप्लाई B। तो यहां यही चीज आपका है कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ नंबर्स, यानी दोनों संख्याओं, पहली संख्या और दूसरी संख्या, और यह सूत्र दो संख्याओं पर लागू होती है इसमें। तो इसको इस तरह से भी हम समझ सकते हैं कि जब इसे हम किस रूप में लेते हैं, LCM इंटू HCF, ये सूत्र LCM वो भी किसका, A एंड B का, मल्टीप्लाई बाई HCF, AB का HCF इज इक्वल टू A इंटू B। अब यहां पर मान लीजिए हमने ले लिया वह संख्याएं, हम किस रूप में ले लेते हैं, उन संख्याओं को हम कह देते हैं कि ये संख्याएं एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर माना जाए, तो एग्जाम्पल के तौर पे इसको जब आप मानेंगे तो यहां कोई भी रूप आप लेंगे, जैसे वही आपने लिया कौन सा, जो दो संख्याएं ली थी हमने, दो संख्याएं कौन सी ली थी, 10 और 12। यहां दो संख्याएं हम ले लेते हैं, तीन में से दो संख्याओं को यहां हम ले लेते हैं। दो संख्याएं कौन सी हैं, A इज इक्वल टू 10 और B इज इक्वल टू 12। अब यहां पर इसका आप अभाज्य LCM और HCF जैसे निकालते हैं, तो दो सबसे छोटी से शुरू करेंगे, 2 से 5 बार जाएगा, यहां 6 बार जाएगा, फिर 2 से करेंगे, 5 से नहीं जाएगा तो उसको यथावत उतारेंगे, यह 3 बार जाएगा, फिर 3 5 यथावत उतारेंगे, 1 और 5 1 1। तो अब ये जो हमारी भाजक संख्याएं हैं, यह आपस में गुणा कर देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, LCM, यानी 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। तो ये कितना हो गया, 4 में 3 से गुणा 12 और 5 से गुणा 60। अब यहां HCF जो कॉमन है, यानी 2, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात हम करते हैं, तो यहां पर कौन सा फैक्टर कॉमन है, 2 है, तो HCF का मान कितना आ गया, HCF का मान 2 आ गया। अब सूत्र जो हमने लिखा था कि LCM मल्टीप्लाई बाई HCF इज इक्वल टू A इंटू B, और यहां LCM कितना है, 60 है, और HCF कितना है, 2, और A कितना है, 10, और B कितना है, 12।
यानी 60 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई 12। तो अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 60 का 2 से गुणा करेंगे 120, अर्थात 60 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 120, और राइट साइड में भी आपकी वैल्यू कितनी आई, 120। यानी राइट साइड, लेफ्ट हैंड साइड LHS इज इक्वल टू RHS, और ये प्रूफ होता है कि इस तरह हमने एक एग्जाम्पल से भी इस फार्मूले को प्रूफ किया। तो अब इस पर बेस कोई भी प्रश्न होगा, जैसे यहां हमारा ये फार्मूला LCM दो संख्याओं का AB का और HCF AB का, इन दोनों का मल्टीप्लाई किसके बराबर होगा, दोनों संख्याओं के मल्टीप्लिकेशन के बराबर, उनको मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू आएगी उसके बराबर। तो इसमें 4 चीजें हैं, 4 में से कोई भी 3 देकर चौथा क्या करेगा, चौथा प्रश्न में वो पूछेगा। तो ये चीज आप ध्यान में रखिए। सीधे आता है LCM HCF मालूम है, एक संख्या मालूम है तो दूसरी मालूम कर लेंगे, दोनों संख्याएं मालूम है, LCM मालूम है तो हम HCF पता कर लेंगे। तो इस तरह हम प्रश्नों को देखते हैं। जैसे हम पहला प्रश्न यहां लेते हैं जो आपके टेट परीक्षा में भी आया हुआ है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 6 और लघुत्तम समापवर्त 432 है। यदि एक संख्या 48 तो दूसरी संख्या। तो यहां पर आपका HCF दिया हुआ है कितना, 6, LCM दिया हुआ है कितना, 432, और पहली संख्या आपको दी हुई है, पहली संख्या, एक संख्या आपको दी है तो हम मान लेते हैं पहली संख्या, तो दूसरी संख्या हमको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो दूसरी संख्या को मान लेते हैं x है। तो अब सीधे सीधे आप सूत्र लगा लीजिए कि HCF मल्टीप्लाई बाई LCM इज इक्वल टू 48 मल्टीप्लाई बाई x। तो इनकी वैल्यू भी आप डाल दीजिए। HCF कितना है, HCF 6 है, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 432 इज इक्वल टू कितना, 48x। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाई 432 अपॉन 48। तो अब 6 से आप काटेंगे 48 को तो 8 आएगा, 8 से इसको काटेंगे तो 5 बार जाएगा, और फिर 3 और 2 4 बार, अर्थात x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू 54 आई। तो यानी दूसरी संख्या जो हमारी है, दूसरी संख्या x की वैल्यू कितनी है, 54, और यहां पर हमारा दूसरा विकल्प है जो इसका उत्तर बनेगा। तो ये तो हमने पूरा डिटेल करके दिखाया। शॉर्ट में आप सीधे फार्मूले पे रखिए कि 6 मल्टीप्लाई बाई इतना अपान इतना, वही हमारी क्या है, x की वैल्यू। आप शॉर्ट में आप इसको हल कर दें। अगली संख्या प्रश्न, यदि महत्तम समापवर्तक किसका, a और 8 बराबर 4, लासा 24 है तो a का मान। अब यहां दो संख्याएं इस तरह से ना पूछकर एक संख्या दी है एक नहीं दी, यहां थोड़ा सा आपको घुमाने का प्रयास किया, अर्थात दोनों संख्याओं में एक संख्या 8 दी गई है और दूसरी संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो अब यहां पर भी सीधे सीधे आप सूत्र लगा दीजिए। सूत्र क्या है, LCM मल्टीप्लाई बाई HCF इज इक्वल टू आपकी दोनों संख्याएं यानी a मल्टीप्लाई बाई 8, ये आपका मालूम है 24 गुणे 4 बटे 8 इज इक्वल टू a। तो 8 3 बार जाएगा, 24 कटेगा तो 4 तिहाई 12, अर्थात a की वैल्यू कितनी आ गई, 12 हमारा उत्तर होगा। और यहां चौथा विकल्प डी जो है 12 दिया है, ये हमारा उत्तर होगा। इस तरह के प्रश्न आएंगे। अभी आपको एक अनुपात का भी प्रश्न हमने दिखाया, उसको भी बता, ये कहने का आशय प्रश्न का वही है, बस प्रश्न को आपके सामने रखने का तरीका होना चाहिए। तरीके को बदल देते हैं, वही प्रश्न होता है और वह नए प्रश्न के रूप में लगता है। इसका एग्जाम्पल हम आपको दें, जैसे
रसोई में खाना बना है, लेकिन परसने वाले की कला पर है कि वह खाने को किस तरह से परसता है। तो उसे कोई नई विधा से थाली को आप सजाएंगे तो खाने वाले को लगेगा वाह क्या आज कुछ नया। तो वही प्रश्न में भी जो पेपर सेटर या जो हमारे प्रश्न पत्र निर्माणकर्ता होते हैं, जिनके द्वारा क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, तो वो जो प्रश्न पत्र तैयार करते हैं, इन्हीं प्रश्नों पर वह नई तरीके से नई शैली में लाके आपको एक नया प्रश्न दे देते हैं। तो यहाँ ये समझना जरूरी है प्रश्न को पढ़कर कि वह कह क्या रहा है और मांग क्या रहा है। अगला प्रश्न, दो प्राकृतिक संख्याएं 6:11 के अनुपात में हैं। यदि इनका लासा यानी लघुत्तम समापवर्त 462 हो तो इनका महत्तम समापवर्त कितना होगा। अब यहाँ दो प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हैं? 6:11 के अनुपात में है। और तो दोनों संख्याएं क्या होंगी? इससे अनुपात के आधार पर प्रश्नानुसार हमने मान लिया कि माना संख्याएं क्या हैं? संख्याएं 6x व 11x। भाई कॉम अनुपातिक हैं तो उसके किसी भी गुणज रूप में आपके आएंगे। और हम जानते हैं कि 6x व 11x, जो 6x है व 11x का मासा HCF क्या होगा? जो उनमें कॉमन होगा वही, अर्थात इनका HCF x होगा। यही यहां इस प्रश्न का सबसे गूढ़ चीज क्या है? इसी HCF को ज्ञात करना। क्योंकि यहां दो संख्याओं का अनुपात दिया है, दो संख्याएं मान लिया, अब लासा दिया है, तो हमको क्या करना है? हमको मासा ज्ञात करना है। x मालूम हो गया, तो x क्योंकि मासा को भी अगर हम मानेंगे तो फिर हमारे पास दो आएंगे, हमको दो समीकरण की आवश्यकता होगी। तो यहाँ 6x 11x संख्याओं का HCF क्या होगा? x होगा। अब सीधे सीधे सूत्र आप लगा लीजिए। सूत्र आपका क्या है? LCM इंटू HCF इज इक्वल टू दोनों संख्याएं अर्थात 6x मल्टीप्लाई बाई 11x। तो अब LCM कितना है? LCM 462, HCF को x मान लिया, बराबर 66 एक्स स्क्वायर हो गया। अब यहां पर 462 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 66 एक्स स्क्वायर अपान एक्स, तो एक्स कट गया। तो अब यहां पर हम देखते हैं कि ये x बराबर क्या हो जाएगा? ये x बराबर 462 अपान 66। तो अब 11 से काटें, 6 बार गया, यहां पर 4 बार और फिर 2 बार, फिर 6 से काटेंगे 42 को 7, यानी x की वैल्यू कितनी आई? x की वैल्यू 7। तो अब यहां पर हम सीधे संख्याओं को निकालना, अगर प्रश्न यहां पे ये भी पूछ सकता है संख्याओं को निकालें, तो हम 6 में 7 से गुणा कर दें और 11 में 7 से गुणा कर दें, तो वो हमें संख्याएं मिल जाएंगी। और चूंकि यहां सीधे सीधे क्या मांग रहा है? वह उसका मासा पूछ रहा है, यानी महत्तम समापवर्तक, और महत्तम समापवर्तक कितना आया? 7 आया। तो यहां चौथा विकल्प क्या होगा? हमारा उत्तर होगा। दो संख्याओं का गुणनफल 4107 है, यदि उनका मासा 37 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में आपको कुछ खास समस्या नहीं होनी चाहिए। दो संख्याओं का गुणनफल आपको दिया गया है और उनका मासा 37 है। वही जो पिछला प्रश्न है उसका ये उल्टा रूप है। तो यहां हमको क्या मालूम है? संख्याओं का मासा 37, और हम ये जानते हैं कि संख्या अपने मासा का ही कोई एक गुणज होती है। तो यहां इस आधार पर हम संख्याएं ज्ञात कर लेंगे। कितना? 37
ए और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या 37B। तो 37A और 37B। तो अब यहां पर ए बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहां हम जानते हैं कि संख्याओं का गुणनफल यानी 37A गुणे 37B अर्थात 37A मल्टीप्लाई बाई 37B इज इक्वल टू क्या है, HCF और LCM। तो यहां पर हम उसकी जरूरत भी नहीं है, यहां तो हमें गुणनफल ऑलरेडी दिया हुआ है। तो यहां हम सीधे गुणनफल यानी ये दोनों संख्याएं हैं, इन दोनों का गुणनफल आपने लिख लिया। तो इस तरह आपका a इंटू बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4107 अपान 37 मल्टीप्लाई 37। अब 37 से इसको आप काटेंगे तो सीधे 41 में 37 का ले जाएंगे, एक बार जाएगा और 4 बचेगा 0, फिर एक बार ले जाएंगे 3 बचेगा और 3 और 7 मिलके 37 1, यानी ये आया। अब फिर 37 से आप काटेंगे तो 37 का कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो इस तरह आपका क्या आ गया, a इंटू बी बराबर 3। तो हम ये जानते हैं कि a इंटू बी में केवल एक ही जोड़ा बनेगा, क्योंकि 3 है तो यहां क्या होगा, केवल एक पेयर बनेगा, एक जोड़ा बनेगा, और वह जोड़ा क्या होगा, 1 गुणे 3। तो इस आधार पर हम संख्याओं को ज्ञात कर लेंगे। इस आधार पर जो हमारी संख्याएं हैं वह संख्याएं क्या हो जाएंगी, वह 37 गुणे 1 बराबर 37 और दूसरा 37 गुणे 3 बराबर 111। तो इस तरह हमारी पहली संख्या 37 और दूसरी संख्या क्या होगी, 111 होगी। अब ये प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 8, 9, 12 और 15 से भाग देने पर सदैव एक शेष रहे। तो इस प्रश्न को आप स्वयं हल करिएगा। क्लू के लिए मैं बता दूं कि जब मैं अभी शुरू में बता रहा था तो छोटी से छोटी संख्या के लिए मैंने क्लू दिया था कि अगर ये पूछा जाए तो हमें क्या ज्ञात करना है। तो इसको आप हल करिएगा और हल करके आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और फिर कल के जब हम एलसीएम एचसीएफ पर क्वेश्चंस और लेके आएंगे तो इस प्रश्न को वहां हम पहले प्रश्न पर हल कराएंगे। धन्यवाद। वंदे मातरम।